चौकीदार माधव की जिंदगी सेठ धनराज की हवेली के गेट पर शुरू और ख़त्म होती थी। सुबह शाम, गर्मी बरसात, उसका सिर्फ एक काम था, चौकसी। माधव एक ईमानदार आदमी था, पर उसकी किस्मत उसे हमेशा चिढ़ाती थी। उसकी पत्नी पार्वती सालों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और इलाज के लिए पैसे थे नहीं। एक तूफानी रात सेठ धनराज अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर से बाहर गए हुए थे। माधव गेट पर बैठा था, तभी उसकी नज़र पुराने स्टोर रूम की तरफ गई। उस कमरे में पुराने फर्नीचर और टूटी फूटी चीज़ों का ढेर लगा था, जिसे सेठ जी ने कभी साफ नहीं करवाया था। माधव को याद आया कि सेठ जी ने एक बार हंसते हुए कहा था, माधव, उस कमरे में 7 जन्मों का कूड़ा है, पर कभी कभी कूड़े में भी खजाना मिल जाता है। लालच और मजबूरी के बीच फंसकर माधव ने स्टोर रूम का ताला तोड़ा। अंदर मिट्टी और जालों का साम्राज्य था। जब वह चीज़ों को हटा रहा था तो उसकी ठोकर एक लकड़ी के पुराने बक्से से लगी। बक्सा गहरे लाल रंग का था, जिस पर सोने के तार से अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। माधव ने सांस रोककर बक्से को खोला। अंदर हीरे जवाहरात या सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि उसमें सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक पुरानी मुड़ी तुड़ी डायरी, एक छोटी सी चांदी की चाबी। माधव को निराशा हुई। उसने डायरी उठाई। वह सेठ धनराज के पिता की लिखावट थी। पहली बार उसने जो लाइन पढ़ी वह उसे हिला गई। यह बक्सा मेरे सबसे बड़े गुनाह का गवाह है। जिस दिन यह खुलेगा, धनराज का सच सामने आ जाएगा। मैंने तिजोरी का कोड बदल दिया है। वह कोड इस लाल बक्से की किताब में है। माधव ने फौरन डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें अंकों का एक लंबा क्रम लिखा था। यह तिजोरी का नया कोड था, फैसला और दोहरा ट्विस्ट। अगली सुबह माधव की नींद हराम हो चुकी थी। उसकी पत्नी पार्वती का दर्द बढ़ गया था और डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा था। पैसों की सख्त ज़रूरत थी। माधव ने हिम्मत करके सेठ धनराज की तिजोरी वाले कमरे में प्रवेश किया। तिजोरी के सामने खड़े होकर उसने डायरी में लिखा कोड मिलाया। क्लिक, तिजोरी खुल गई। अंदर लाखों की नकदी और जेवरात भरे थे। माधव ने 5 लाख रुपए निकाले, जितने से पार्वती का ऑपरेशन हो जाए, और तिजोरी बंद कर दी। उसने तिजोरी का पुराना कोड याद किया जो सेठ धनराज ने उसे इमरजेंसी में बताया था, और तिजोरी को उसी पुराने कोड पर फिर से लॉक कर दिया। माधव ने लाल बक्सा वापस स्टोर रूम में रखा, गेट पर आया और ईमानदारी का ढोंग करता रहा। कुछ दिनों बाद सेठ धनराज परिवार सहित लौट आए। अगले दिन सेठ जी ने जब तिजोरी खोली तो वह देखकर हैरान रह गए कि तिजोरी खुली थी और उन्हें लगा कि चोरी हो गई है। वह तुरंत माधव के पास गए। माधव, तिजोरी खुली हुई है, क्या तुमने किसी को अंदर देखा? सेठ धनराज ने गहरे गुस्से में पूछा। माधव ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, नहीं सेठ जी, रात भर गेट पर बैठा था, कोई नहीं आया। हाँ, मुझे याद है, जब आप पिछली बार गए थे तो आपने मुझे इमरजेंसी कोड बताया था। कहीं आप जाने की जल्दी में तिजोरी को लॉक करना तो नहीं भूल गए? सेठ धनराज झुंझलाहट में तिजोरी के पास गए। उन्होंने पुराना कोड जो माधव ने वापस सेट किया था ट्राई किया। क्लिक, तिजोरी फिर से खुल गई। सेठ जी ने तुरंत सारा कैश गिना। 5 लाख रुपए कम थे। चोरी हुई है माधव, और यह सिर्फ तुम्हारा काम हो सकता है। कोई और कोड नहीं जानता था, सेठ धनराज ने दहाड़ते हुए कहा। माधव ने सिर झुका लिया। माफ़ करना सेठ जी, मैंने ही पैसे निकाले हैं, मेरी पत्नी का ऑपरेशन कराना था। सेठ धनराज ने आंखें फाड़कर उसे देखते रहे। उन्हें गुस्सा आया, पर माधव की ईमानदारी से सब कुछ कबूल करने की बात ने उन्हें हैरान कर दिया। माधव, तुम जानते हो कि मैं पुलिस को बुला सकता हूँ, सेठ धनराज ने चेतावनी दी। हाँ सेठ जी, बुला लीजिए, माधव ने कहा, पर उससे पहले क्या आप यह बताएंगे कि आप तिजोरी का सही कोड क्यों नहीं जानते थे? सेठ धनराज सन रह गए। मैं समझ गया सेठ जी, माधव ने धीरे से कहा। जब मैंने तिजोरी खोली तो मैंने आपके पिता की डायरी में देखा था कि उन्होंने असली कोड बदल दिया था, लेकिन जब आपको पता चला कि तिजोरी खुली है तो आपने पुराना कोड जो मैंने रीसेट किया था, इमरजेंसी कोड, क्यों डाला? आप नहीं चाहते थे कि पुलिस अंदर रखे असली खजाने को देखे, है ना? माधव ने आगे झुककर फुसफुसाया, सेठ जी, डायरी में आपके पिता ने साफ लिखा है, धनराज ने मुझे धोखा दिया। तिजोरी का असली खजाना मेरे बेईमानी के पैसों का नहीं, बल्कि मेरी असली वसीयत का गवाह है, जिसे मैंने धनराज से छिपाया है। माधव ने सेठ जी के चेहरे के भाव पढ़े। यह ट्विस्ट था। माधव ने सिर्फ 5 लाख की चोरी नहीं की थी, उसने सेठ धनराज को यह झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया था कि चोरी सिर्फ कैश की हुई है, ताकि तिजोरी के अंदर का असली राज, वसीयत, छुपा रहे। सेठ धनराज का चेहरा पीला पड़ गया था। वह जानते थे कि अगर वसीयत की बात खुली तो उनकी सारी जायदाद उनके छोटे भाई के नाम हो सकती थी। ठीक है माधव, सेठ धनराज ने शांत होकर कहा, तुमने 5 लाख लिए, मैं मान लूंगा, तुमने यह कर्ज लिया है, तुम अपनी नौकरी पर वापस आ जाओ, यह बात यहीं खत्म। माधव जानता था कि उसने सिर्फ पैसे नहीं चुराए थे, उसने सेठ जी का खौफ चुराया था। वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराने चला गया, जबकि सेठ धनराज तिजोरी के सामने खड़े होकर सोचते रहे। माधव को पता है, पर वह बोलेगा नहीं, और अगर उसने बोला तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस तरफ एक 5 लाख की छोटी सी चोरी ने एक लाखों करोड़ों के राज को हमेशा के लिए दबा दिया। माधव की पत्नी पार्वती का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और वह धीरे धीरे ठीक हो रही थी। माधव ने अपनी चोरी का 5 लाख का कर्ज तो चुका दिया था, पर उसका और सेठ धनराज के बीच एक अनकहा समझौता बन गया। यह समझौता डर और शक्ति पर टिका था। माधव अब भी हवेली का चौकीदार था, पर उसका रुतबा बदल गया था। सेठ धनराज अब उसे डर से देखते थे। वह जानते थे कि माधव सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि उनका अतीत के सबसे बड़ा राज का चाबी रखने वाला है। एक शाम सेठ धनराज हवेली की बड़ी लाइब्रेरी में बैठे थे। वह बहुत परेशान दिख रहे थे। उनकी बेटी रिया, जो विदेश से पढ़कर लौटी थी,
अब परिवार के बिजनेस में दिलचस्पी लेने लगी थी। रिया को पुराने कागजात और वसीयतों की जानकारी चाहिए थी। रिया ने अपने पिता से सीधे पूछा, डैड, दादाजी ने अपनी आखिरी वसीयत में मेरे चाचा जी का हिस्सा क्यों नहीं रखा? मुझे हमेशा लगता है कि कोई बात अधूरी है। सेठ धनराज का रंग उड़ गया। उन्हें याद आया कि लाल बक्से की डायरी में साफ लिखा था कि असली वसीयत तिजोरी के किसी कोने में छुपी है, जिसे उन्होंने गलत कोड सेट करके छुपाया था, और वह कोड सिर्फ माधव जानता था, क्योंकि उसने डायरी पढ़ ली थी। चाबी का खेल। सेठ धनराज को लगा कि वह माधव को हमेशा के लिए खत्म कर दे, पर उन्हें हमें पता था कि माधव मरा तो वसीयत का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और रिया व उनके चाचा जी को शक हो जाएगा। सेठ जी ने एक चाल चली। उन्होंने माधव को रात में लाइब्रेरी में बुलाया। माधव, सेठ धनराज ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम्हें पता है कि मेरे पिता ने अपनी आखिरी वसीयत में क्या लिखा था? माधव ने झुककर कहा, सेठ जी, मुझे सिर्फ इतना याद है कि उसमें कोड थे और यह लिखा था कि आपने धोखा दिया। वह सब झूठ था। सेठ धनराज ने झूठ बोलते हुए कहा, वह मेरे पिता की बदहवासी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम तिजोरी खोलो और वह पुरानी वसीयत निकालो। मैं उसे नष्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं कर सकता सेठ जी, माधव ने कहा। वह वसीयत आपकी नहीं, आपके पिता की अमानत है। मैंने सिर्फ 5 लाख चुराए थे और मैं इतिहास नहीं चुरा सकता। सेठ धनराज हैरान रह गए। उन्हें माधव को पैसों का बड़ा लालच दिया, यहाँ तक कि उस हवेली का केयरटेकर बनाने का वादा किया। माधव ने शांति से जवाब दिया, सेठ जी, मेरे पास अब ताकत है। 5 लाख की चोरी मुझे पुलिस के पास ले जा सकती है, पर असली वसीयत आपको जेल ले जा सकती है। मैं चुप रहूंगा, पर लाल बक्सा और तिजोरी का कोड मेरे पास ही रहेगा। माधव ने सेठ जी को एक अजीब सी शर्त दी, मैं आपको एक मौका देता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप तिजोरी से वसीयत निकालिए, पर उसे नष्ट मत कीजिए। उसे सुरक्षित रखिए ताकि आपकी बेटी रिया अगर उसे ढूंढना चाहे तो ढूंढ सके। यह सच उसकी दीवार है जिसे आप छुपा रहे हैं। सेठ धनराज ने माधव को घूर कर देखा। अब वह मालिक नहीं बल्कि माधव की मर्जी पर जीने को मजबूर थे। डर ने उनका सारा अहंकार तोड़ दिया था। एक रात सेठ धनराज ने माधव को बुलाया और चांदी की चाबी उसे सौंप दी। ठीक है माधव, तिजोरी खोलो। मैं वसीयत को एक ऐसी जगह रखूंगा जहाँ वह सुरक्षित रहे पर आसानी से ना मिले। माधव ने तिजोरी खोली और पीली पड़ चुकी वसीयत निकाली। वसीयत में साफ लिखा था कि सेठ जी के पिता ने अपनी पूरी संपत्ति अपने छोटे बेटे सेठ धनराज के भाई के नाम कर दी थी, क्योंकि सेठ धनराज ने धोखाधड़ी की थी। सेठ धनराज ने वसीयत ली और उसे लाइब्रेरी की सबसे ऊंची सेल्फ में एक पुरानी किताब के अंदर छुपा दिया। उन्होंने यह जानबूझकर किया, क्या ऐसी जगह जहाँ कोई ध्यान न दे, पर वो जो हम वहाँ हमेशा मौजूद रहे। माधव चुपचाप वहाँ से चला गया। वह जानता था कि अब सच को नष्ट नहीं किया जा सकता। वह सोने की दीवार पर लिख दिया गया था। अब माधव की जिंदगी एक साधारण चौकीदार की नहीं थी, वह सेठ धनराज की आत्मा का गुलाम बन गया था। एक ऐसा चौकीदार जिसने 5 लाख के लिए चोरी की, पर लाखों करोड़ों के राज पर खामोश हुकूमत कर ली। सेठ जी को हर पल यह डर सताता रहा कि उनकी बेटी रिया किसी दिन उस पुरानी किताब को खोलेगी और पूरा सच सामने आ जाएगा। माधव को हवेली में काम करते हुए अब और 2 साल गुजर चुके थे। इन सालों में सेठ धनराज की रातों की नींद हराम रही। वह हर पल डरते थे कहीं उनकी बेटी रिया लाइब्रेरी की उस ऊंची शेल्फ पर रखी किताब को न छू ले। रिया अब बिजनेस के मामले में गहराई तक उतर चुकी थी। वह पुराने सौदों और पैसों के लेन देन को समझने की कोशिश कर रही थी। एक दोपहर रिया ने अपने पिता से सीधे पूछ लिया, डैड, 12 साल पहले अपने स्टोर रूम के एक पुराने लाल बक्से को जल्दी में क्यों जलवा दिया था? मुझे याद है आपने माधव को कहकर वह बक्सा रातों रात खत्म करवाया था। सेठ धनराज को पसीना आ गया। वह भूल गए थे कि उन्होंने कुछ महीने पहले लाल बक्से से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए उसे जलवा दिया था, यह जानते हुए भी कि उसकी डायरी अब भी माधव के पास है। वह बस पुराना कबाड़ था रिया, सेंटिमेंटल वैल्यू का और कुछ नहीं। सेठ धनराज ने बात टालनी चाहिए। कबाड़ नहीं डैड, मुझे लगता है उस बक्से में कुछ था, रिया ने जोर दिया। और मुझे यह भी अजीब लगता है कि आपने मेरे चाचा जी को उनकी कंपनी से निकाले जाने के बाद उन्हें कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी, जबकि दादाजी ने उन्हें बहुत प्यार करते थे। रिया का शक अब सीधा वसीयत और धोखाधड़ी पर जा रहा था। सेठ धनराज को लगा कि अब वह माधव के बिना इस जाल से नहीं निकल सकते। माधव का अंतिम खेल। सेठ धनराज तुरंत माधव के पास गए। माधव, रिया को शक हो गया, वह लाल बक्से और चाचा जी के बारे में पूछ रही है। उसे वसीयत मिल गई तो हम दोनों खत्म, सेठ जी ने लगभग रोते हुए कहा। माधव शांत रहा। सेठ जी, मैंने आपको कहा था कि सच को नष्ट मत करना, आपने उसे सिर्फ छुपाया है। हाँ, वह लाइब्रेरी की सबसे ऊंची शेल्फ पर टैक्सेलेशन लॉ नाम की पुरानी किताब में। अब क्या करें? सेठ जी ने पिताजी से पूछा। माधव ने लंबी सांस ली। अब हम अंतिम खेल खेलेंगे सेठ जी। माधव ने सेठ धनराज को एक बड़ा राज बताया जिसे उसने अपनी 5 लाख की चोरी के दौरान डायरी में पढ़ा था। सेठ धनराज ने यह राज सुनकर माथा पीट लिया। वह यह बात भूल चुके थे। माधव के प्लान के मुताबिक सेठ धनराज ने अगले ही दिन रिया को बुलाया। रिया, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ, सेठ जी ने सिसकते हुए कहा। तुम्हारे दादाजी मुझसे नाराज थे। उन्होंने सच में एक वसीयत लिखी थी जिसमें उन्होंने सारी जायदाद तुम्हारे चाचा जी के नाम कर दी थी, पर मैंने उसे गायब कर दिया था। वह वसीयत अब भी यहीं कहीं है। रिया के होंठ फड़क उठे। लेकिन बेटा, मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैं डर गया था। तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे चाचा जी एक जुएबाज थे और अगर उन्हें सारी जायदाद मिलती तो वह एक सब बर्बाद कर देते। मैंने वसीयत गायब नहीं की, मैंने उसे बचाया। सेठ धनराज तुरंत लाइब्रेरी गए और टैक्सेशन लॉ की किताब निकालकर रिया के सामने रख दी।
रिया ने कांपते हाथों से किताब खोली और पुरानी वसीयत पढ़ी। वसीयत सच में सारी जायदाद चाचा जी के नाम थी, लेकिन माधव की रणनीति काम कर गई। जीत या हार। जब रिया वसीयत पढ़कर उठी थी, उसकी आंखों में पिता के लिए गुस्सा नहीं बल्कि दुविधा थी। डैड, अगर आपने यह सब परिवार को बचाने के लिए किया तो ठीक है, पर आपने झूठ क्यों बोला? रिया ने पूछा। मैं डर गया था बेटा, सेठ धनराज ने माधव के सिखाए हुए शब्द दोहराए। रिया ने तुरंत अपने चाचा जी को बुलाया और उन्हें वसीयत दिखाई। चाचा जी ने वसीयत पढ़ी और हैरान रह गए। उन्होंने कबूल किया कि वह जवानी में जुआ खेलते थे। रिया ने एक कानूनी समझौता किया जिसके तहत चाचा जी को हर महीने एक निर्धारित रकम मिलती रहेगी। बाहर माधव गेट पर खड़ा था। सेठ धनराज ने अब आकर उसे गले लगाया। माधव, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, बोलो अब तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, माधव ने शांति से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस याद रखना मैंने अपनी चोरी को आपके झूठ से ढका था। मैंने चोरी 5 लाख की थी, पर आपका झूठ लाखों करोड़ों का था। माधव ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने कहा, मुझे अब एक आज़ाद जिंदगी चाहिए। और इस तरह चौकीदार माधव चला गया। उसने अपनी 5 लाख की चोरी के लिए माफ़ी नहीं मांगी, ना ही उसे सजा मिली। उसने सिर्फ एक राज का इस्तेमाल किया, एक झूठा सच बुना और अपने मालिक को यह मनवा दिया कि वह बुरा होकर भी अच्छा है। माधव ने चोरी नहीं की थी, उसने शक्ति का संतुलन बदला था। लाल बक्सा जल गया था, पर उसकी काली राख ने सेठ धनराज की हवेली पर हमेशा के लिए माधव का साया डाल दिया था। माधव के इस्तीफे को 6 महीने गुजर चुके थे। उसने अपनी पत्नी पार्वती के साथ शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में एक नई सादगी भरी जिंदगी शुरू कर दी थी। वह वहाँ एक छोटी सी दुकान चलाने लगा था। इधर सेठ धनराज की हवेली में अजीब सी खामोशी पसरी थी। गेट पर अब एक नया भोला भाला चौकीदार था, पर सेठ जी को हर पल लगता था कि माधव की परछाई अभी भी वहाँ खड़े। वह जानते थे कि लाल बक्सा जल गया होगा, पर उसकी डायरी और असली कोड का राज अभी भी माधव के पास सुरक्षित है। सेठ धनराज को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि माधव कभी भी उनकी बेटी रिया को एक गुमनाम खत लिख सकता था जिसमें वसीयत और असली कोड के बारे में सब कुछ बता देगा। इस डर ने सेठ जी को एक आदत दे दी थी। वह रोज शाम को लाइब्रेरी की ऊंची शेल्फ पर रखी पुरानी किताब को देखते, यह तसल्ली करने के लिए कि वसीयत अभी भी वहीं है। एक दिन सेठ धनराज के भाई रमेश हवेली आए। रमेश अब अपने पुराने जुए की लत से बाहर आ चुके थे और अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश थे। रिया उन्हें वसीयत के बारे में सब कुछ बता दिया था। रमेश ने अपने भाई से कोई हिस्सा नहीं मांगा, पर उसके मन में एक चुभन थी। उन्हें शक था कि उनके पिता की वसीयत का असली सच कुछ और था। एक आखिरी मुलाकात। रमेश ने रिया से पूछा, रिया, क्या तुम्हें पता है कि पिताजी ने तिजोरी का असली कोड क्यों बदला था और लाल बक्सा कहाँ गया? रिया को लगा कि यह सब पुराना किस्सा है जिससे अब शांत हो जाना चाहिए था। उसने कहा, मुझे नहीं पता चाचा जी, यह सब डैड और पुराने चौकीदार माधव का मामला था। माधव ने ही डैड को बताया था कि दादाजी ने कोड बदला। रमेश को चौकीदार माधव का नाम याद आया। उन्हें लगा कि शायद असली चाबी उसी के पास। रिया की मदद से रमेश ने माधव की नई जगह का पता लगाया। एक सर्द सुबह रमेश छोटी सी दुकान के बाहर खड़े थे। माधव उन्हें देखकर हैरान नहीं हुआ। उसे पता था कि राज का साया उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। माधव, रमेश ने कहा, मैं जानता हूँ तुमने मेरे भाई को डरा कर रखा है और तुमने 5 लाख की चोरी भी की थी, पर तुम एक समझदार आदमी हो। मुझे बताओ असली कोड क्या है और क्यों बदला गया था? माधव ने चाय का कप रमेश की तरफ बढ़ाया। सेठ जी, आपकी दुकान में चीनी कम है, वैसे ही आपके भाई की कहानी में सच कम है। रमेश ने कहा, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरे पिता का आखिरी सच क्या था। क्या उन्होंने सच में मुझे जुए की लत के कारण बेदखल किया था? माधव ने लंबी खामोशी के बाद अपनी कमीज की जेब से मुड़ी तुड़ी पुरानी डायरी निकाली। यह वही लाल बक्से वाली डायरी थी। यह लीजिए सेठ जी, इस डायरी में आपकी विरासत है। माधव ने कहा। डायरी में पिता की लिखावट में साफ था, हाँ, रमेश जुआ खेलता था, पर मेरा बड़ा बेटा धनराज उससे भी बड़ा धोखेबाज निकला। मैंने उसे बिजनेस में हेरा फेरी करते देखा। मैंने कोड इसलिए बदला ताकि मैं रमेश के नाम की गई वसीयत को धनराज से बचा सकूं। डायरी में आगे तिजोरी का असली कोड भी लिखा था जो सिर्फ माधव जानता था। आज़ाद आदमी। रमेश ने डायरी पढ़ी। उन्हें दर्द नहीं हुआ बल्कि एक गहरी शांति मिली। अब उन्हें पता था कि उनके पिता का उन पर भरोसा था। माधव, रमेश ने डायरी वापस करते हुए कहा, तुम्हारे पास सबूत है। तुम इस सच को पुलिस को बताकर मेरे भाई को जेल भेज सकते हो। तुम्हें क्या चाहिए? माधव ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने 5 लाख चुराए और मुझे पता है कि वह गुनाह है, पर मैंने आपका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिलवाया है। यही मेरा हिसाब है। माधव ने तुरंत वह पुरानी डायरी उठाई और उसे अपनी भुट्टी में जला दिया। आग की लपटों में तिजोरी का असली कोड और सेठ धनराज का धोखा हमेशा के लिए राख बन गया। अब कोई सबूत नहीं है सेठ जी, आपके भाई पर मेरा डर था, पर आप पर नहीं। अब आप आज़ाद है, माधव ने रमेश से कहा। रमेश ने अचंभित होकर माधव को देखा। वह जानते थे कि माधव ने शक्ति का अंतिम खेल खेला था। उसने सच को मिटाकर सेठ धनराज को सजा दी और खुद को जिम्मेदार चौकीदार बना दिया। रमेश वहां से चले गए। उन्हें कभी अपने भाई को धमकाया नहीं, ना ही कोई हिस्सा मांगा। वह जानते थे कि सेठ धनराज अब अपने ही डर और पश्चाताप में जी रहे थे। माधव अब पूरी तरह आजाद था। उसकी 5 लाख की चोरी अब सिर्फ एक पुरानी बात थी और उसके पास अब कोई राज नहीं था। वह अब सिर्फ एक दुकानदार था जो अपने गुनाह के साथ शांति से जी रहा था। माधव की दुकान छोटे कस्बे में अच्छी चल रही थी। उसने डायरी जलाकर खुद को और रमेश को एक तरह की आज़ादी दे दी थी, लेकिन सेठ धनराज को नहीं। अब जबकि कोई सबूत नहीं था, सेठ जी का डर बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक हो गया था। उन्हें हर आवाज़ में माधव की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, हर परछाई में लाल बक्से की झलक दिखती थी।
सेठ धनराज का व्यवसाय ढीला पड़ने लगा। वह हर फैसले में हिचकिचाते थे। उन्हें लगता कि उनका बुरा अतीत उनके नए कदम को नष्ट कर देगा। उनकी बेटी रिया ने यह सब देखा और समझ गई कि मामला सिर्फ वसीयत का नहीं, उसके पिता किसी गहरी मानसिक तनाव में थे। रिया को याद आया कि माधव ही वह अकेला आदमी था जो इस सारे राज के केंद्र में था। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और माधव की नई दुकान का पता लगा लिया। एक तूफानी बारिश वाले दिन रिया अकेले माधव की छोटी दुकान पर पहुंची। माधव ने रिया को देखा और शांत रहा। वह जानता था कि यह अंतिम अध्याय है। माधव अंकल, रिया ने कहा, मुझे मेरे पिता की आज़ादी चाहिए। मुझे पता है कि मेरे चाचा जी को असली वसीयत मिल चुकी है और मेरे पिता को अब किसी पुलिस केस का डर नहीं, फिर भी वह डर में जी रहे हैं। माधव ने रिया को बैठने के लिए एक टूटी हुई कुर्सी दी। बेटी, माधव ने कहा, मैंने तुम्हारे चाचा जी को वह डायरी जलाते हुए दिखाई थी। उस डायरी में तुम्हारे पिता की धोखेबाजी लिखी थी, पर उस आग ने सिर्फ कागज़ नहीं जलाया बल्कि तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान को जला दिया। उन्हें अब कोई कानूनी डर नहीं है, पर वह जानते हैं कि तुम्हें, तुम्हारे चाचा जी को और मुझे सच पता है। रिया ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? क्या आप कोई ज्ञान या उपदेश मत देना, मुझे फैसला चाहिए। माधव ने गहरी सांस ली। फैसला लाल बक्सा पहले ही कर चुका है। तुम्हें एक अंतिम कदम उठाना होगा। तुम्हारे पिता को अब किसी चौकीदार की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक मालिक की ज़रूरत है। जिस दिन उन्होंने मुझसे 5 लाख की चोरी की माफ़ी मांगी थी, उसी दिन वह आज़ाद हो जाते, पर उन्होंने मुझे कर्जदार बनाया, डरने पर मजबूर किया ताकि उनका झूठ बचा रहे। माधव ने रिया से कहा, वापस जाओ, अपने पिता से सिर्फ एक सवाल पूछो, डैड, आप माधव से डरते क्यों थे, जबकि उसने अपना कसूर मान लिया था। रिया वापस हवेली गई। उसने देखा कि सेठ धनराज अपनी लाइब्रेरी में बेहोशी की हालत में थे। उनके हाथ में टैक्सेशन लॉ की वही पुरानी किताब थी जहां उन्होंने वसीयत छुपाई थी। रिया उन्हें होश में लाने की कोशिश की और फिर वही सवाल पूछा जो माधव ने कहा था, डैड, आप माधव से डरते क्यों थे, जबकि उसने अपना कसूर मान लिया था। सेठ धनराज की आंखों में आंसू आ गए। मैं उससे इसलिए डरता था रिया, क्योंकि माधव जानता था कि मैं एक चोर हूँ। उसने 5 लाख चुराए, पर मैंने अपने भाई से पूरा साम्राज्य चुराया था। यह कबूलनामा ही अंतिम ताला था जो खुलना था। अगले दिन सेठ धनराज ने सार्वजनिक तौर पर माधव की चोरी को माफ़ कर दिया और यह घोषणा की कि माधव पर कोई कर्ज नहीं है। यह सिर्फ बाहरी दिखावा था। असली आज़ादी उन्हें तब मिली जब उन्होंने माधव को एक खत लिखा। उस खत में सेठ धनराज ने लिखा, माधव, मैंने तुम्हें नहीं, अपने आप को माफ़ कर दिया। मेरे सारे राज अब ख़त्म, मैं आज़ाद हूँ। माधव ने वह खत पढ़ा और मुस्कुराया। अब न लाल बक्सा था, न डायरी, न राज, सिर्फ एक आज़ाद दुकानदार था जिसने अपनी 5 लाख की चोरी का इस्तेमाल एक करोड़पति को उसकी अपनी इंसानियत वापस दिलाने के लिए किया। वह अपनी दुकान पर बैठा और शांति से चाय पीने लगा। सेठ धनराज ने जो खत माधव को भेजा था वह सिर्फ एक खत नहीं था, वह माफ़ कर देने का एक सरकारी दस्तावेज था। सेठ जी अब सच में आज़ाद थे। उन्होंने अपने भाई रमेश को बिजनेस में वापस लिया और रिया के साथ मिलकर नए सिरे से काम शुरू किया। हवेली में फिर से खुशहाली लौट आई, लेकिन एक अजीब सा बदलाव आया। सेठ धनराज ने हवेली के पुराने गेट को कभी नहीं बदलवाया जहां माधव सालों तक बैठा करता था। उन्होंने गेट पर एक नया चौकीदार रखा, लेकिन वह कुर्सी जहां माधव बैठता था वह हमेशा खाली रहती थी। सेठ जी को लगता था कि वह कुर्सी माधव की ईमानदारी और उसकी अपनी गलतियों की गवाह है। एक दिन सेठ धनराज और रमेश शाम को गेट के पास टहल रहे थे। भैया, रमेश ने उस खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, माधव को वापस क्यों नहीं बुला लेते, वह जानता कि हवेली की चौकसी कैसे करनी है। सेठ धनराज ने गहरी सांस ली। माधव अब चौकीदार नहीं है रमेश, वह मालिक बन चुका है। वह अब उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा। मैंने उसे जो 5 लाख कर्ज के रूप में दिए थे वह उसकी चोरी नहीं थी, वह मेरे राज की कीमत थी। माधव अपनी दुकान में खुश था, पर उसकी पत्नी पार्वती को हमेशा लगता था कि कुछ अधूरा है। उसे पता था कि उसके पति ने वह लाल बक्से की डायरी जला दी, पर उसने कभी उस चोरी की बात नहीं की। एक शाम जब माधव दुकान बंद कर रहा था तो उसकी नज़र एक पुराने औजार के बक्से पर पड़ी। उसने वह बक्सा खोला जो उसने सेठ जी की हवेली से आने के बाद पहली बार खरीदा था। बक्से के निचले हिस्से में एक छोटी सी चांदी की चाबी पड़ी थी। यह वही चाबी थी जो लाल बक्से के अंदर मिली थी। वह चाबी जो किसी तिजोरी को नहीं खोलती थी बल्कि एक पुराने ताले को खोल सकती थी। माधव को याद आया, यह चाबी स्टोर रूम के उस पुराने टूटे चुके अलमारी के एक छोटे से गुप्त खाने को खोलती थी जिसके अंदर उसने लाल बक्सा मिलने से पहले झांका भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद सेठ जी के पिता ने डायरी में उस अलमारी का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वह चाहते थे कि यह आखिरी राज हमेशा दबा रहे। माधव अगले ही दिन चुपके से हवेली गया। हवेली के अंदर जाने के लिए उसने अपनी पुरानी चाबी का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि अब उसे कोई नहीं रोकेगा। स्टोर रूम अब भी पुराना ही था, बस लाल बक्सा वहाँ नहीं था। माधव ने उस टूटी अलमारी को ढूंढा। उसने चांदी की चाबी घुमाई। अलमारी के निचले हिस्से का एक लकड़ी का पैनल हट गया। अंदर सोना, हीरा या वसीयत नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक छोटी सी पुरानी तस्वीर थी। यह तस्वीर माधव की जवानी की थी जब वह पहली बार सेठ जी के पिता के लिए काम करने आया था। तस्वीर के पीछे सेठ जी के पिता की लिखावट में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, भरोसा किया। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता चला कि लाल बक्सा कोई धोखे की निशानी नहीं था, वह भरोसे का एक आखिरी इम्तिहान था जिसमें माधव ने चोरी करके भी अंतिम सच को बचाकर अनजाने में भरोसा जीत लिया था। माधव ने वह तस्वीर वापस वहीं रखी, पैनल बंद किया और चांदी की चाबी को हवेली के पुराने कुएं में फेंक दिया।
माधव ने अब चौकीदार की नौकरी का हर राज और हर निशानी हमेशा के लिए दफन कर दी। वह आखिरी बार हवेली के गेट पर रुका, उस खाली कुर्सी को देखा और मुस्कुराया। वह अब चोर या डरने वाला आदमी नहीं था, वह एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी 5 लाख की गलती से न सिर्फ खुद को आज़ाद किया बल्कि अपने मालिक को भी उसके डर से छुटकारा दिलाया। उसकी कहानी नैतिकता या उपदेश की नहीं बल्कि एक आदमी के लालच और उसके अनचाहे परिणामों की थी, जिसने पूरी बाजी पलट दी थी। वह कस्बे की तरफ मुड़ गया, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। माधव और पार्वती की छोटी सी दुकान अब कस्बे में माधव जनरल स्टोर के नाम से मशहूर हो चुकी थी। माधव की पहचान ईमानदारी से जुड़ चुकी थी, हालांकि यह ईमानदारी एक बड़ी चोरी के कड़वे अनुभव से उपजी थी। उसकी पत्नी पार्वती पूरी तरह स्वस्थ होकर दुकान में हाथ बटाती थी। कस्बे के लोग माधव को एक शांत और समझदार आदमी मानते थे जो हर किसी की छोटी मोटी मुश्किलों में सलाह देता था। माधव ने कभी किसी को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं बताया, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी समझदारी झलकती थी। एक दिन माधव दुकान पर बैठा था, एक युवा व्यक्ति उसके पास आया। उस व्यक्ति के कपड़े भली सादा थे, पर उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी थी। माफ़ करना अंकल, क्या आप माधव सिंह हैं जो पहले सेठ धनराज की हवेली में काम करते थे? उस लड़के ने पूछा। माधव ने आंखें सिकुड़कर पूछा, उसे देखा। हाँ मैं हूँ, पर तुम कौन हो? मेरा नाम अनिकेत है, लड़के ने बताया। मैं अब सेठ धनराज की हवेली का नया ड्राइवर हूँ। मेरी बीवी की तबीयत खराब है और मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। सेठ जी ने मुझे मना कर दिया है। अनिकेत की बात सुनकर माधव को 10 साल पुरानी अपनी कहानी याद आई। पत्नी की बीमारी, पैसे की ज़रूरत और हवेली का मालिक जो मदद करने से इनकार कर दे। यह जैसे इतिहास का दोहराव था। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 2 लाख अंकल, बस 2 लाख। अनिकेत लगभग रोने लगा। माधव गहरी सोच में डूब गया। उसके पास अब अपनी जमा पूंजी थी, वह अनिकेत की मदद कर सकता था, लेकिन उसने तुरंत पैसे नहीं दिए। अनिकेत, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, माधव ने कहा, पर मैं तुमसे एक शर्त चाहता हूँ। अनिकेत ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त अंकल? माधव ने अनिकेत की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा, पर तुम मुझे एक राज दोगे। अनिकेत हैरान रह गया। राज? कैसा राज अंकल? माधव ने धीरे से जवाब दिया, तुम मुझे बताओगे कि हवेली में कोई कीमती चीज़ कहाँ छिपी है जिसका पता सिर्फ ड्राइवर को हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जिसे तुम आसानी से चुरा सको। अनिकेत लालच और मजबूरी के बीच फंस गया। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर झुककर माधव कान में एक तिजोरी का कोड और एक छोटी सी जानकारी बताई। सेठ जी हर बुधवार को अपने गैराज में एक पुराना टूल बॉक्स रखते हैं जिसमें वह अक्सर कुछ कैश भूल जाते हैं। माधव ने मुस्कुराकर अनिकेत को 2 लाख रुपए दिए। अगले दिन माधव ने सेठ धनराज को एक गुमनाम खत लिखा। खत में लिखा था, सेठ जी आपका नया ड्राइवर आज आपके गैराज से चोरी करने की सोच रहा है, उसके पास 2 लाख रुपए का कर्ज है। बुधवार को जब अनिकेत गैराज में गया तो सेठ धनराज पहले से वहां खड़े थे। सेठ जी ने अनिकेत को टूल बॉक्स खोलने से पहले ही पकड़ लिया। सेठ धनराज ने अनिकेत को नौकरी से निकाल दिया, पर उसे कोई सजा नहीं दी। उन्होंने अनिकेत को उसके पैसे वापस किए और उसकी पत्नी के इलाज के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपये भी दिए। अनिकेत ने हैरान होकर पूछा, सेठ जी आपको कैसे पता चला? सेठ धनराज ने एक सूखी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि मुझे एक चौकीदार की कहानी पता है जिसने अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और फिर ईमानदार बन गया। तुम आज चोरी करने से पहले ही पकड़े गए, इसलिए तुम शायद उस चौकीदार जितने किस्मत वाले नहीं हो। अनिकेत को पता चला कि उसे धोखा मिला है। वह गुस्से में माधव की दुकान पर वापस आया। आपने मुझे फंसाया अंकल, अनिकेत चिल्लाया। माधव ने आराम से जवाब दिया, नहीं अनिकेत, मैंने तुम्हें फंसाया नहीं, मैंने तुम्हें चोर बनने से बचाया। मेरी चोरी ने मेरी ज़िंदगी बनाई, पर तुम्हारी चोरी तुम्हारा सब कुछ छीन लेती। तुम अब आज़ाद हो, तुम अपनी पत्नी का इलाज कराओ और चौकीदार की कहानी से दूर रहो। माधव ने अपनी चोरी से आज़ादी पाई थी, पर अनिकेत को माधव ने चोरी न करके आज़ादी दिलाई। माधव ने अनिकेत को चोरी करने से बचाकर और 2 लाख रुपए देकर उसे आज़ादी तो दे दी, लेकिन इस घटना ने माधव की अपनी शांति भंग कर दी। उसे यह बात कचोटती रही कि उसने अनिकेत को भले इरादे से फंसाया, पर अनिकेत ने अपनी नौकरी खो दी। माधव जानता था कि किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया था, पर उसने उस मौके का इस्तेमाल दूसरे की ज़िंदगी सुधारने के बजाय एक तरह का खेल खेलने में किया। माधव अपनी दुकान पर बैठा रहता, पर उसका ध्यान बार बार अनिकेत और उसके बेरोजगारी की तरफ जाता। माधव ने सेठ धनराज से खुद की गलती की माफ़ी तो पा ली थी, पर उसे यह एहसास हुआ कि ईमानदारी का खरीदा हुआ लाइसेंस दूसरे लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक शाम पार्वती ने माधव को उदास देखकर पूछा, क्या बात है, तुम अब भी उस हवेली के बारे में सोच रहे हो? माधव ने जवाब दिया, नहीं पार्वती, मैं उस हवेली के बारे में नहीं, बल्कि उस कुर्सी के बारे में सोच रहा हूँ जो मैंने अनजाने में खाली करवा दी। माधव ने एक दिन हिम्मत की और कस्बे से बाहर निकलकर अनिकेत के घर का पता लगाया। अनिकेत की पत्नी अब ठीक थी। अनिकेत खुद घर पर एक छोटी सी मरम्मत का काम कर रहा था। जब उसने माधव को देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे अब कोई राज नहीं चाहिए। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ अनिकेत, मैंने तुम्हारी मजबूरी का इस्तेमाल किया, भले ही मेरा इरादा तुम्हें बचाने का था। मैंने तुम्हें 2 लाख दिए, पर तुम्हारी नौकरी ले ली है, अधूरा हिसाब है। माधव ने कागज़ अनिकेत को थमाया। उस कागज़ पर माधव जनरल स्टोर का 50% पार्टनरशिप लिखा हुआ था। अब तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, माधव ने कहा। तुम यहाँ आओ, दुकान संभालो, तुम चौकीदार नहीं मालिक बनो। यही मेरा आखिरी कर्ज है जो मुझे 10 साल पहले अपनी चोरी के बाद चुकाना चाहिए था। अनिकेत हैरान था। उसने माधव को लालच और धोखे के लिए माफ़ नहीं किया, पर माधव की यह हरकत अनिकेत को असली ईमानदारी की कीमत समझा गई।
अनिकेत ने पार्टनरशिप स्वीकार कर ली। उसने दुकान में लगन से काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में अनिकेत ने अपनी मेहनत और माधव के अनुभव से मिलकर दुकान को और बड़ा कर दिया। माधव की पुरानी चोरी का हिसाब अब पूरी तरह चुकता हो गया था। उसने अपनी गलती को सिर्फ स्वीकार नहीं किया बल्कि उसे सुधार कर किसी और की जिंदगी बना दी। माधव दुकान पर कम बैठता था। वह अपनी खाली कुर्सी पर नहीं बल्कि बागान में बैठता था। एक दिन सेठ धनराज और रमेश किसी काम से उसी कस्बे से गुजर रहे थे। उनकी नज़र माधव जनरल स्टोर पर पड़ी, जिसके बोर्ड पर अब माधव और अनिकेत लिखा था। उन्होंने अनिकेत को दुकान के अंदर देखा, जो पूरी ईमानदारी से ग्राहकों से बात कर रहा था। सेठ धनराज ने गहरी सांस ली। उन्होंने रमेश से कहा, देखो रमेश, मैंने सोचा था कि मैंने माधव को आज़ाद किया, पर असल में उसने खुद को आज़ाद किया और अब उसने एक और आदमी को आज़ाद कर दिया। रमेश ने कहा, उसकी कहानी लाल बक्से से शुरू हुई थी, पर अब वह लोगों का भरोसा बना रहा है। माधव ने दूर से सेठ धनराज को देखा, मुस्कुराया और मुंह मोड़ लिया। वह न तो किसी हवेली से कोई फर्क पड़ता था, ना ही सेठ धनराज के राज से। उसने अपनी कहानी का राज खुद ही समाप्त कर दिया था। अब वह एक आज़ाद आदमी था, जिसके हाथ किसी के डर से नहीं बल्कि अपने काम से भरे हुए थे। माधव और अनिकेत की पार्टनरशिप माधव जनरल स्टोर को कस्बे का सबसे भरोसेमंद नाम बना चुकी थी। माधव अब संतुष्ट था। उसने दुकान को अपनी पुरानी हवेली के डर से मिली सच्ची आज़ादी मान लिया था। इधर सेठ धनराज और रमेश का पारिवारिक तालमेल अब सुधर चुका था, पर हवेली की दीवारें अब भी पुरानी यादों से गूंजती थी। रिया अपने पिता की मानसिक शांति के लिए एक अजीब सा फैसला किया। एक दोपहर रिया माधव की दुकान पर आई। वह सेठ जी की बेटी के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण ग्राहक के रूप में आई थी। रिया ने माधव से कहा, माधव अंकल, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे पिता को उनके राज से आज़ाद किया, लेकिन वह अब भी उस पुराने गेट और खाली कुर्सी को देखकर उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा अभी भी आपकी चौकसी में है। माधव ने गहरी नज़र से रिया को देखा। मैंने उस कुर्सी को छोड़ दिया था बेटी, मेरे पीछे अब कोई साया नहीं है। अंकल, रिया ने जोर दिया, वह कुर्सी अब आपके राज का साया नहीं बल्कि ईमानदारी के पहले पाठ का साया है। रिया ने माधव को एक फैसला बताया। सेठ धनराज ने हवेली के पुराने गेट को बेचने का फैसला किया था। वह उस गेट को एक एंटीक कलेक्शन को बेचना चाहते थे ताकि उसे हमेशा के लिए हटा दिया जाए। डैड चाहते हैं कि हवेली के पुराने दरवाजे और चौकीदार की कुर्सी को हमेशा के लिए वहां से हटा दिया जाए। वह इस कहानी को ख़त्म करना चाहते हैं। रिया ने माधव को एक चेक दिया। यह 5 लाख रुपए का चेक था, जिस पर गेट और पुरानी कुर्सी की खरीद लिखा था। डैड ने कहा है कि यह चीज़ें अब उनकी नहीं है, यह उनका अतीत है और अतीत अब माधव जनरल स्टोर की संपत्ति है। वह चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को खरीद कर हमेशा के लिए हटा दें। रिया ने आगे कहा, वह यह भी जानते हैं कि आप 5 लाख से ज़्यादा की कीमत भी लगा सकते थे, पर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कीमत है ताकि हिसाब बराबर हो जाए। माधव ने चेक लिया और मुस्कुराया। उसने सेठ धनराज का अंतिम खेल समझा। सेठ जी जानते थे कि माधव उन चीज़ों को जलाएगा नहीं, क्योंकि वह अब हिसाब बराबर करना चाहते थे। अगले दिन माधव और अनिकेत हवेली गए और पुराना लोहे का गेट तथा टूटी हुई कुर्सी अपने साथ ले आए। माधव ने टूटी कुर्सी को जला दिया। यह उस डर और लालच की आखिरी निशानी थी जो उसकी ज़िंदगी में रही थी, लेकिन पुराना लोहे का गेट बहुत मजबूत था। माधव ने उसे जलाया नहीं। अनिकेत ने पूछा, इस पुराने गेट का क्या करना है अंकल? इसे पिघला दें? माधव ने कहा, नहीं, यह गेट मेरी गलती का गवाह है, इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा। माधव ने उस पुराने भारी गेट को अपनी दुकान के पीछे ले जाकर लगा दिया। यह अब दुकान का नया पिछला दरवाज़ा था, यह दरवाज़ा जो बंद रहता था। रिया ने यह सब देखा और जब वह दुकान पर आई तो उसने पूछा, क्यों आपने उस गेट को यहाँ बंद क्यों कर दिया? माधव ने शांति से जवाब दिया, यह गेट अब किसी हवेली की चौकसी नहीं करता रिया, यह गेट अब सिर्फ एक चीज़ की चौकसी करता है, मेरी अपनी ईमानदारी की। जब भी मैं दुकान का दरवाज़ा बंद करता हूँ मुझे याद आता है कि लालच और मजबूरी में क्या फ़र्क है। माधव ने अपनी जीवन के सारे राज और हिसाब खत्म कर दिए थे। अब वह सिर्फ एक दुकानदार था, पर उसके पास एक ऐसा गेट था जो करोड़ों की हवेली से ज़्यादा कीमती सबक देता था। पुरानी चौकीदार अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। उसके लिए हर दिन एक न एक दरवाज़ा खुला था। माधव जनरल स्टोर के पीछे लगा हवेली का पुराना भारी गेट अब कस्बे वालों के लिए एक अजीब पहेली था। वे सोचते थे कि माधव ने इतना बड़ा और पुराना कबाड़ क्यों रखा है। माधव और अनिकेत उस गेट के पार कभी कभार ही जाते थे। एक दिन अनिकेत ने हिम्मत करके माधव से पूछा, अंकल, मैंने सुना है कि यह गेट करोड़ों की हवेली का था, आप इसे यहाँ बंद करके क्यों रखते हैं? आप इसे बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। माधव ने शांत मुस्कान के साथ कहा, यह गेट अब हवेली से ज़्यादा कीमती है अनिकेत, यह मेरी और सेठ धनराज की पूरी कहानी है। माधव ने अनिकेत को अपनी चोरी, लाल बक्सा, डायरी, असली वसीयत और सेठ जी के डर की पूरी कहानी सुनाई। अनिकेत, जो पहले माधव को एक ईमानदार मददगार मानता था, अब उसकी जटिल अतीत और तेज दिमागी से रूबरू हुआ। तो आपने 5 लाख की चोरी से पूरे अरबों के साम्राज्य को कंट्रोल किया? मैंने कंट्रोल नहीं किया अनिकेत, माधव ने जवाब दिया। मैंने सेठ जी को डर दिया और उस डर ने उन्हें ईमानदारी का फैसला लेने पर मजबूर किया। मेरी चोरी गुनाह थी, पर इसने एक बड़े झूठ को ख़त्म कर दिया। आखिरी मुलाकात और एक नया राज। कहानी बताने के बाद माधव ने अनिकेत को गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब वह दोनों एक ही राज के हिस्सेदार थे, सिर्फ उनकी परिस्थितियां अलग थी। कुछ महीने बाद सेठ धनराज बीमार पड़ गए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह एक बार अपने पुराने चौकीदार को देखे। रिया और रमेश माधव को हवेली ले जाने के लिए आया। माधव जब हवेली में गया तो उसने पाया कि सेठ जी अपने बिस्तर पर कमज़ोर पड़े थे, पर उनकी आंखें शांत थी। माधव, सेठ धनराज ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम आ गए। मैं जानता हूँ कि तुम पुराना गेट खरीद लिया, अच्छा किया, उसे हटा दिया।
मैंने उसे हटाया नहीं सेठ जी, माधव ने कहा। मैंने उसे अपनी दुकान का दरवाज़ा बना दिया है। वह दरवाज़ा मुझे रोज़ याद दिलाता है कि पहले कौन था। सेठ धनराज ने एक फीकी मुस्कान दी। उन्होंने तकिए के नीचे से एक कागज़ का लिफाफा निकाला और माधव को दिया। माधव, वह चांदी की चाबी तुम उसे कहाँ फेंक आए? पुराने कुएं में सेठ जी, माधव ने जवाब दिया। ठीक है सेठ, धनराज ने कहा, तुमने सही किया, पर उस चाबी से एक और राज खुलता था जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। सेठ धनराज ने उस लिफाफे की तरफ इशारा किया। यह मेरे पिता ने मेरी माँ के लिए अंतिम तोहफा था जो उस चांदी की चाबी से खुलता था। मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि वह सिर्फ अलमारी खोलती थी। माधव ने लिफाफा खोला। अंदर एक बैंक अकाउंट की पासबुक थी। उस अकाउंट में 10 करोड़ रुपए थे जो सेठ जी के पिता ने माधव के नाम किए थे, यह लिखकर कि जिस दिन वह इस हवेली का गेट ईमानदारी से छोड़ दे, यह रकम उसे मिल जाए। सेठ धनराज ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पिता तुम्हें अपना बेटा मानते थे माधव। उन्होंने तुम्हें लालच से आजमाने के लिए बक्सा रखा था। तुम चोरी में फेल हुए पर भरोसे में पास हो गए। वह 5 लाख मेरी गलती थी, पर यह 10 करोड़ उनकी वसीयत है। सेठ धनराज ने उसी क्षण अंतिम सांस ली। माधव सुन रह गया। वह ना तो चोर था, ना ही चौकीदार। वह इतने बड़े राज और विरासत का अधूरा हिस्सा था। उसने 10 लाख की चोरी की थी, लाखों करोड़ों के राज को छिपाया था, पर असल में वह 10 करोड़ का मालिक था, जिसकी कहानी छोटी सी चांदी की चाबी से शुरू हुई थी। सेठ धनराज की मौत के बाद उनकी अंतिम इच्छा और 10 करोड़ रुपए की वसीयत ने माधव को पूरी तरह से चौंका दिया। रिया और रमेश भी यह जानकर स्तब्ध थे कि उनके पिता ने अंतिम क्षणों तक यह राज बड़ा छिपाए रखा। रिया को एहसास हुआ कि माधव की कहानी सिर्फ चोरी और डर की नहीं, बल्कि पिता के अटूट भरोसे की भी थी, जिसे उन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने झूठ में बदल दिया। माधव ने बैंक अकाउंट की पासबुक ली, पर उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। यह धन लालच से नहीं बल्कि भरोसे से आया था, और इसलिए इसका बोझ बहुत भारी था। मैं ये पैसे नहीं ले सकता, माधव ने रिया और रमेश से कहा। यह मेरे लिए नहीं है। यह एक इम्तिहान था जिसे मैं 5 लाख की चोरी करके फेल कर चुका था। मैं सिर्फ एक ईमानदार चौकीदार बनना चाहता था। रिया ने जिद की, माधव अंकल, दादाजी ने यह पैसे आपके नाम किए थे। डैड ने इसे सालों तक छिपाया, पर अब इसे स्वीकार करना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपके 10 साल की वफादारी और सच्चाई की कीमत है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद माधव को टूट गया। उसने एक अंतिम फैसला किया, गेट का न्यायार्थ। माधव ने 10 करोड़ रुपए स्वीकार किए, पर इस धन का उपयोग उसने अपने लिए नहीं किया। उसने अनिकेत को माधव जनरल स्टोर का 50% का हिस्सा और बाकी 50% की जमीन देकर उसे दुकान का पूरा मालिक बना दिया। अनिकेत ने यह जिम्मेदारी कृतज्ञता और पूरी ईमानदारी से ली। बाकी की रकम से माधव ने सेठ जी की हवेली के कस्बे में एक बड़ा विश्वास ट्रस्ट स्थापित किया। इस ट्रस्ट का नाम उसने किसी और के नाम पर नहीं, बल्कि रमेश के पिता सेठ जी के दादाजी के नाम पर रखा, जिसे उसने भरोसे का पाठ पढ़ाया। इस ट्रस्ट का उद्देश्य ईमानदारी से काम करने वाले पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद करना था। ट्रस्ट का उद्घाटन समारोह में सेठ धनराज की पूरी फैमिली और माधव मौजूद थे। रिया ने वहां के लोगों के सामने कहा, यह ट्रस्ट 10 करोड़ रुपए की संपत्ति से बना है, जिसका असली हकदार माधव अंकल है। उन्होंने हमें सिखाया कि बड़ा धन सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि सही फैसले लेने की ताकत होता है। समारोह के बाद माधव अकेला हवेली के पास गया। वह उस जगह रुका जहाँ से उसने हवेली का पुराना गेट निकाला था और जहाँ अब नया गेट लगा था। उसे याद आया कि कैसे लाल बक्सा मिला, कैसे उसने चोरी की, कैसे उसने सच को मिटाकर एक झूठ को बचाया, और अंत में कैसे उसे 10 करोड़ रुपए का भरोसा मिला। माधव ना तो चौकीदार था, ना ही सेठ। वह एक आज़ाद आदमी था जिसने गलत रास्ते पर चलकर भी सही मंजिल पाई थी, जिसकी कहानी कोई उपदेश नहीं थी, बल्कि माननीय लालच, डर और अंत में प्रायश्चित का एक जटिल ताना बना थी। माधव ने हवेली को अंतिम प्रणाम किया और पीछे मुड़े बिना अपने कस्बे की तरफ चल दिया, जिसके कंधे पर अब 10 करोड़ का बोझ नहीं, बल्कि सच्चे भरोसे और आत्मसम्मान की हल्की सी खुशी थी, जिसकी कीमत वह अब तक चुकाता आ रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।